वेलकम टू एफ स्टार यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था स्टेशनरी वेव एंड देयर फॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग या ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर। इसकी हमने डेरिवेशन पढ़नी है, इसके लूप को हमने डिस्कस करना है, इसके मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़नी है, फिर इसकी हमने फ्रीक्वेंसी पढ़नी है, फंडामेंटल पढ़नी है, ओवरटोन पढ़नी है। हर चीज़ को हम डिटेल से देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर वॉच किया होगा, उसको अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो फिर इस पे अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुना तो एक दफ़ा जाके वो लेक्चर आप लोग ज़रूर सुनिएगा, स्टेशनरी वेव एंड देयर फॉर्मेशन। उसके बाद ये लेक्चर आपको जो है वो ज़्यादा डिटेल से समझ आएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी एक्सप्लेन कर दूँ। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग या रस्सी है, जैसे आप रबड़ की बात कर लें, आपने ऐसे पकड़ी हुई है। आप अगर उसको दरमियान से प्लग करते हैं ऐसे करके तो ऐसे लूप बना के चलती है। वो जो लूप बन रहे हैं वो रबड़ के अंदर क्यों बन रहे हैं या रस्सी के अंदर क्यों? क्योंकि आपने उसको प्लग किया है मिडिल से। अगर आप उसको मिडिल से प्लग करेंगे तो उसके अंदर एक लूप जनरेट होगा। अगर फर्ज करें इसको L/4 से यानी लेंथ के चौथे हिस्से से जाके प्लग करेंगे तो दो लूप बनेंगे। अगर आप उसको लेंथ के छठे हिस्से से L/6 से प्लग करेंगे तो तीन लूप बनेंगे। यानी कि लूप की तादाद हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि हमने रस्सी को कहाँ से प्लग की है। तो ये था इसका जो जनरेशन का लूप का, 1 करने हैं, 2 करने हैं या 3 जनरेट करने हैं। फिर ये मैं साथ साथ आपको बता भी देता हूँ। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे जब वेव जनरेट होती है तो यहाँ पे अपर पोर्शन जाके स्ट्राइक करता है ये दो कॉर्नर के साथ। यहाँ पे रस्सी को प्लग किया हुआ या पकड़ा हुआ, तो यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर हमेशा ही नोड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग ने रेस्ट पे रहना, तो ये हमारे पास आएगा नोड। लेकिन दरमियान में अभी एक एंटी नोड बना है, क्योंकि आपने जो रस्सी को प्लग किया, यहाँ मैं उस वर्ड को कहूँगा प्लग या प्लगिंग पॉइंट भी आप कैसे, यानी मैंने प्लग किया L/2 लेंथ को हाफ से प्लग किया, यानी मैंने रस्सी को यहाँ से प्लग किया तो पूरा एक लूप बना है। अच्छा, इस रस्सी के अंदर जब वेव पैदा हुई थी, अपर पोर्शन जाकर ड्राइव किया तो टकरा के ये वापस ऐसे आएगा। यानी आपने याद रखना है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के, जब भी कोई वेव का अपर पोर्शन जाए यानी रेयर मीडियम से जाके डेंसल से स्ट्राइक करे तो डेंसल उसको वापस भेजेगा पलट के। जैसे अगर जा रहा है क्रस्ट तो वापस आएगा ट्रफ। तो ये वेव इस तरह से यहाँ पे ट्रेवल करती है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे जो स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव है ना स्ट्रिंग के अंदर, या ट्रांसफर स्टेशनरी वेव भी आप कह सकते हैं, उसका फार्मूला होता है V=F/m। F यहाँ पे जो है ना ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है कि आपने रस्सी के अंदर कितना खिंचाव पैदा किए या कितनी फोर्स के साथ रस्सी को आप लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है। यहाँ जो M है ना ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसे आप लोग कहते हैं मैस पर यूनिट लेंथ। तो ये सिंपल मैस ऑफ स्ट्रिंग नहीं है, इसे आप लोगों ने नाम देना है मैस पर यूनिट लेंथ। यानी जितना रस्सी का मैस है डिवाइडेड बाय आप लेंथ से कर देंगे तो इसका नाम होता है मैस पर यूनिट लेंथ, जिसे आप M से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक जो रस्सी है ना उसकी लेंथ हमेशा ही L रहेगी, तो यहाँ पे नोड, यहाँ पे भी नोड, तो इसके दरमियान रस्सी की जो टोटल लेंथ है उसको हम लोग डिनोट करते हैं L के साथ। तो ये मेरे पास रस्सी की लेंथ L आ जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पे एक लूप बन रहा है, इसका नाम है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। वैसे भी याद रखना है, कम से कम कंडीशन क्या है कि दो नोड बने हैं तो दरमियान में सिर्फ एक ही एंटी नोड बनेगा। इससे छोटी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कम से कम पॉसिबल कंडीशन है, इसका नाम बना फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। हम यहाँ पे λ1 निकालेंगे, फिर F1 निकालेंगे। अगर बात करें यहाँ पे नोड और यहाँ पे भी नोड और ये दरमियान वाला जो पॉइंट है ये एंटी नोड बनेगा। तो इस केस के अंदर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में दो नोड बने हैं और एक एंटी नोड बना है, यानी नोड की तादाद एंटी नोड से एक ज्यादा आ रही है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट बड़ी अहम बात है कि एक ही लूप बन रहा है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था नोड से नोड तक का जो फासला है इसे कहते हैं λ/2। यानी अगर आप बात करें नोड से नोड तो λ/2, नोड से एंटी नोड का λ/4 है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेंथ L के अंदर एक ही लूप बनना, तो यहाँ जो लेंथ L है ये बराबर आएगी λ/2 के बराबर। क्योंकि ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसका नाम बनेगा λ1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगी λ1/2। 2 इधर डिवाइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो लेंथ L के साथ जब 2 मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 2L विल बी इक्वल टू λ1। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसे आप लोग कहते हैं कि हमारे पास ये है जो वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, λ1 या फंडामेंटल वेवलेंथ आ गई। अगर स्टूडेंट आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकालनी है F1, तो हमारे पास V का फार्मूला होता है F लैम्डा, तो हम लोग यूज करेंगे V=F लैम्डा। तो F1 और λ1, तो यहाँ से अगर हम F1 की वैल्यू निकालेंगे तो फार्मूला बनेगा V/λ1। तो ये फार्मूला आएगा V/2L के बराबर। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। अब यहाँ जो V है ना ये स्पीड है, यहाँ पुट कर दें
तो हमारे पास फार्मूला ये भी आएगा 1/2L वैसे ही आ जाएगा और v की जगह आप पुट करेंगे F/m। तो फार्मूला बना F/m का स्क्वायर रूट, ये स्पीड है, और 1/2L हमारे पास क्या आ गई है, सिंपल जो क्वांटिटी ये वाली थी। तो ये थी फर्स्ट वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी, या इसे आप लोग नाम देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। अब स्टूडेंट हमारे पास है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब जो हम लोगों ने प्लग करना है, हमने यहाँ से प्लग करना है, मिडिल से प्लग नहीं करना। तो अभी जो प्लगिंग पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ जो प्लग का आप लोग करेंगे वो करेंगे L/4 से, यानी अब L/2 से प्लग नहीं करना, L/4 से प्लग करेंगे। सेम अब λ2 निकालेंगे जैसे आप लोगों ने λ1 निकाली, लेकिन यहाँ बनने 2 लूप। हर लूप की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी हुई है। एक लूप होता है λ/2 और उससे अगला लूप भी आता है λ/2। क्योंकि ये सेकंड मोड है तो इसका मतलब बनेगा λ2 और ये भी λ2। यहाँ पे एक नोड, यहाँ दूसरा नोड बनेगा और यहाँ तीसरा नोड बनेगा, लेकिन यहाँ एंटी नोड और यहाँ पे भी एंटी नोड आएगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, नोड से नोड λ/2, फिर नोड से नोड λ/2 आ जाएगा। तो यहाँ जो लेंथ L है ना, उसको मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ। यहाँ जो लेंथ L है ना, वो ये आएगी। रस्सी वही है, लेंथ उतनी है, लेंथ नहीं चेंज होगी। अब यहाँ जो लेंथ L है ना, वो एक लूप के बराबर नहीं, यहाँ 2 लूप के बराबर है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालूं तो यहाँ पे लेंथ L आप लिखेंगे λ/2, यानी सेकंड मोड है, प्लस λ/2, ये भी सेकंड मोड है। तो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट। जब 2 एलसीएम लिखेंगे तो ऊपर बनेगा λ2 प्लस λ2/2 आएगा, तो ये बनेगा 2λ2/2। तो ये 2 से हो जाएगा कैंसिल, तो ये बनेगा λ2 की वैल्यू। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस केस के अंदर जो λ2 है वो बराबर जाएगा लेंथ L की। ये पॉइंट याद रखना है। हम लोगों के पास लेंथ निकाली, लेंथ को अपने 2 लूप के सम कर दिया, तो यहाँ से निकला। इसी तरह अगर आपने F2 निकालनी तो v का फार्मूला हमारे पास होता है F λ। तो यहाँ F2 है तो यहाँ λ2। यहाँ एक चीज याद रखनी है, मैं v के साथ 1 2 नहीं लिखा, उसकी रीजन है कि v डिपेंड ही नहीं इस पे करती, v डिपेंड करती है F पे और m पे, और m स्टैंड फॉर मास पर यूनिट लेंथ है। तो यहाँ पे तो वो चीजें चेंज ही नहीं हो रही, इस वजह से v को हमने कांस्टेंट माना। ना यहाँ मैंने v1 लिखा है, ना यहाँ मैंने v2 लिखा है। अगर आप यहाँ देखें तो F2 का फार्मूला जब आप निकालेंगे तो λ2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो F2 का फार्मूला बनेगा v/λ2, और λ2 की वैल्यू हमारे पास है L के बराबर। तो यहाँ फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट आएगा 1/L स्क्वायर रूट F/m आ जाएगा। ये है फार्मूला F2 फ्रीक्वेंसी का। अब स्टूडेंट ये था सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेम वही देखिएगा, अब यहाँ पे 2 लूप बने, यहाँ 3 लूप बन गए। यहाँ मैंने प्लग और थोड़ा सा इधर से करना, इस प्लगिंग पॉइंट की वैल्यू बनती है L/6। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब जो मैं प्लग कर रहा हूँ ये प्लग हो रहा है L/6 से। तो ये याद रखिएगा कि आप लोगों ने इसका प्लगिंग पॉइंट चेक करना है L/2n से। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ लूप। तो यहाँ नंबर ऑफ लूप 1 था, L/2। नंबर ऑफ लूप 2 हुआ तो L/2n, तो 2 × 2 कितना हो गया 4। यहाँ बनेगा प्लगिंग पॉइंट L/2n और n की जगह आएगा 3, तो यानी 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। तो यानी L/6 से आप इसको प्लग करेंगे। सेम वही जो मेथड हमने यहाँ अप्लाई किया। यहाँ जो लेंथ L है वो हमारे पास स्टूडेंट बराबर आएगी, यहाँ से लेके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमारे पास ये लेंथ L आ जाएगी। अब यहाँ पे हर लूप की वैल्यू आती है। ये वाला लूप बनेगा λ/2, ये वाला लूप भी आएगा λ/2, और ये लूप भी आएगा λ/2 के बराबर। क्योंकि ये थर्ड मोड वाइब्रेशन है तो इसका मैं नाम रखूंगा λ3 और λ3 आ जाएगा। यहाँ स्टूडेंट हम लोगों ने λ3 निकालनी और f3 निकालनी। सेम वही प्रोसीजर यहाँ अप्लाई किया। यहाँ हमने L को रखा λ/2 के बराबर, यहाँ λ/2 प्लस लैम्डा, क्योंकि 2 लूप थे, यहाँ 3 दफा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ स्टूडेंट मैं लिखने जा रहा हूँ लेंथ L विल बी इक्वल टू λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, और क्योंकि थर्ड मोड है तो λ3 और λ3 आ गया। तो ये यहाँ पे 3 दफा λ3 ऐड होगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3λ3/2 के बराबर। अब हमें यहाँ से λ3 निकालना है, तो 2 इधर डिवाइड है, इधर L के साथ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ
तो ये मेरे पास बनेगी 2l/3, ये बन गई λ3 वाली वैल्यू स्टूडेंट। अब मेरे पास क्या निकालना है, F3। सेम यही प्रोसेस अप्लाई करें, बड़ा आसान मेथड है। V का फार्मूला बनेगा F3 और स्टूडेंट λ3, तो यहाँ से हम निकालेंगे F3 का फार्मूला, तो बनेगा स्टूडेंट V/λ3। बहुत आसान, जैसे V/λ2 किया, V/λ3 की वैल्यू स्टूडेंट बने 2l/3, तो यहाँ पे ओवर का ओवर 3 ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई, तो बना 3V/2l के बराबर। तो यहाँ हम V की वैल्यू स्टूडेंट पुट करें 3/2l इंटू यहाँ आ जाएगा F/m, ये आ गई मेरे पास F3 की वैल्यू। बहुत आसान, बहुत ही आसान। अगर आप देखें वही प्रोसेस जो हमें शॉर्टकट यहाँ से पता चला वही यहाँ अप्लाई कर दिया, वही यहाँ अप्लाई कर दिया। तो ये था मेरे पास स्टूडेंट, हम लोगों ने F1 निकाला, फिर F2 निकाला, फिर F3, इस तरह λ1 निकाला, λ2 और λ3। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ और यहाँ इनको इकट्ठा करके मैंने वहाँ पे लिख दिया। बड़ी अहम चीज़, बहुत अहम सवाल, बहुत अहम पॉइंट पिक करना है स्टूडेंट, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एन यहाँ पे एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ लूप। अगर हम बात करें बच्चे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो लूप 1 है, यानी हम लिख सकते हैं कि स्मॉल एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ लूप है, तो मैं यहाँ लिखूंगा नंबर ऑफ लूप बनने 1। यहाँ मैं बात करता हूँ तो यहाँ नंबर ऑफ लूप बनेंगे स्टूडेंट 2। यहाँ बात करूंगा तो नंबर ऑफ लूप बनेंगे 3। अब जैसे जैसे लूप बढ़ रहे हैं, पहले लूप 1 था, फिर लूप 2 हुआ, फिर लूप 3 हुआ, तो मेरे पास तो तादाद बढ़ रही है। मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ 1 तादाद थी, यहाँ 2 तादाद है, यहाँ 3 तादाद है, यानी यहाँ फ्रीक्वेंसी का चक्कर नहीं आ रहा। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी तादाद बढ़ती है, या जितनी तादाद बढ़ती है उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि अच्छा अगर लूप बढ़ रही है तो तादाद बढ़ गई। तो यहाँ से एक पॉइंट बड़ा है हमें मिलने को मिला यहाँ से कि n अगर बढ़ेगा, नंबर ऑफ लूप बढ़ेंगे, तो फ्रीक्वेंसी भी स्टूडेंट बढ़ जाएगी। कितनी अहम बात, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ी उतने लूप बढ़ गए। इसी तरह जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतने लूप भी कम हो जाएंगे। तो यानी यहाँ से एक चीज देखने को मिली कि अगर लूप की तादाद बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। लेकिन एक और अहम बात, यहाँ लूप का साइज बड़ा था, यहाँ लूप का साइज छोटा हुआ, यहाँ लूप का साइज और छोटा होता गया। यानी जितनी तादाद बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है, लेकिन लूप का साइज कम होता जा रहा है, लूप छोटे होते जा रहे हैं। अगर लूप छोटा होगा तो वेवलेंथ कम होती जा रही है। यानी हमें यहाँ पे ये देखने को मिला, अच्छा n बढ़ा, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई, लेकिन फर्क किस पे गया, लैम्डा पे। लैम्डा हो गया कम, यानी f बढ़ी, n बढ़ी, लेकिन लैम्डा डिक्रीज होता गया। तो यहाँ से हमें एक चीज देखने को मिली कि अच्छा एक चीज बढ़ रही है लेकिन साथ साथ एक चीज कम भी तो हो रही है। तो हमें देखने को मिला अच्छा लैम्डा कम हो गई है भाई, ये क्या बात हुई। यानी हम ये देख रहे थे f और n का डायरेक्ट है, लेकिन लैम्डा और n का इनवर्स रिलेशन भी है। इसी तरह अगर लूप कम होंगे, फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन लूप का साइज इंक्रीज होता जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज कांस्टेंट है, वो यहाँ पे स्पीड है। स्पीड का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं जब तक कि इसमें से कोई चीज चेंज ना हो। मैस ऑफ स्ट्रिंग ना चेंज हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ना चेंज हो, यानी m/l की वैल्यू चेंज ना हो, या टेंशन ना चेंज हो, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। यहाँ से हमें एक चीज मिली कि v सेम है, तो f का और n का डायरेक्ट है, और लैम्डा और n का कौन सा रिलेशन बना, इनवर्स। लेकिन अगर हम देखें इन दोनों का भी आपस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। तो इस वजह से ये की पॉइंट आपने याद रखनी है कि ये बड़ा अहम पॉइंट है कि n बढ़ने से लैम्डा डिक्रीज होगा, f इंक्रीज होगा। लैम्डा और f का इनवर्स रिलेशन है, f और n का डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा स्टूडेंट, जो पहली फ्रीक्वेंसी उसका नाम था f1 फंडामेंटल, दूसरी f2, तीसरी f3। अब मैं इसका रिलेशन डिफाइन करने लगा। बड़ी अहम बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। आप लोग देखें कि इनका आपस में रिलेशन क्या। पहली फ्रीक्वेंसी थी f1, दूसरी f2, तीसरी f3, चौथी, पांचवी, ऐसे चलता जाएगा। इस पूरे को आप नाम देते हैं हार्मोनिक सीरीज का, यानी पूरी एक प्रॉपर सीरीज बनती है स्ट्रिंग के अंदर, और यही फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। बाकी जो भी जनरेट होगी वो डायोड क्विकली हो जाएगी, खत्म हो जाती है। पहली फ्रीक्वेंसी बनी f1, उसका फार्मूला बना 1/2l f/m। ये बात समझ लीजिएगा। जब मैंने निकालनी है f2 की वैल्यू, बड़ी अहम बात स्टूडेंट देखिएगा, f2 निकाली मैंने, अगर मैं इसके साथ सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से क्या हो गया, कैंसिल। तो फार्मूला बचेगा 1/l f/m। तो गौर करें, वो तो ये वाला बन गया,
यानी अगर मैं F1 के साथ सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे F2 हासिल हो जाती है। यानी ये है F1, इसके साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो वो तो F1 की वैल्यू बन गई। इसका मतलब F2 का फार्मूला आता है 2F1। यानी अगर F1 पता है तो मैं डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके F2 निकालूं। सेम यहाँ पे देखिएगा F3 निकालनी है। देखिए F1 की वैल्यू है 1/2L F/M, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करें तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, तो फार्मूला बनेगा 3/2L F/M। तो ये तो फार्मूला ये वाला बन गया। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने F3 निकालनी है तो मैंने F1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देना। ये फार्मूला पढ़ा है हमें। मसलन देखिएगा, पहली फ्रीक्वेंसी आई F1, ओके हो गया। दूसरी F2 जिसको लिख सकते हैं 2F1, तीसरी आई F3 इसको लिख सकते हैं 3F1, चौथी 4F1 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। जितने में नंबर की निकालनी उतना नंबर में। अब देखिए 3 था 3 हो गया, 2 था 2 मल्टीप्लाई हो गया, n है तो इसको कहेंगे NF1 आ जाएगा। यानी जितने नंबर की फ्रीक्वेंसी है उतना नंबर इससे क्या होता जाएगा मल्टीप्लाई होता जाएगा। लेकिन एक और बड़ा अहम पॉइंट है। अब देखिएगा पहली वैल्यू आती थी λ1 की, तो λ1 आया 2L के बराबर स्टूडेंट। लेकिन जब मैंने λ2 निकाला तो वो सिंपल L के बराबर आया, यानी 2 खत्म हो गया। यानी अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, यानी λ1 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास λ2 आ जाता है। यानी λ2 निकालने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा, डिवाइड करना पड़ रहा है। तो इसको मैं कह सकता हूँ λ2 जो है ना ये λ1/2 के बराबर आ रहा है। यानी जितनी वैल्यू λ1 की आई है अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू बन जाती है λ2 की। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा जब मैंने निकाला λ3 तो मुझे डिवाइड करना पड़ा 2L को 3 से, और 2L तो वैल्यू थी λ1 की। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं λ3 निकाल रहा हूं तो मैंने डिवाइड किया λ1 को 3 से असल में। तो यहाँ एक पॉइंट याद रखना है, जितने में नंबर की लैम्डा निकालनी है λ1 को उतने नंबर से डिवाइड करना पड़ा। अब देखिएगा पहली λ1 फंडामेंटल वैसे आ गई, दूसरी आएगी λ1/2, तीसरी आएगी λ1/3 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो जब आप आखिर में निकालेंगे तो आएगी λ1/n के बराबर। यानी फ्रीक्वेंसी में उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है और वेवलेंथ में इस नंबर से क्या करना पड़ता है स्टूडेंट डिवाइड। अब यहाँ कुछ पॉइंट है, इस जो फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट इसको आप लोग कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से आगे जो है ये हार्मोनिक सीरीज है। अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट फर्स्ट 3 हार्मोनिक्स तो बच्चे वो होगी F1, F2 एंड F3। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको हम कह सकते हैं हार्मोनिक। अगर आपसे कहा जाए हार्मोनिक सीरीज की 3 निकालें या फर्स्ट 3 हार्मोनिक्स तो वो कौन कौन सी हैं F1, F2 एंड F3। अब यहाँ ये जो मैं रेड कलर से मेंशन कर रहा हूँ इन फ्रीक्वेंसी का नाम होता है ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। यानी अगर हम ओवरटोन की बात करें तो ओवरटोन निकलेगा F2 से, नॉट F1 से। F1 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो अगर मुझे कहा जाए कि कैलकुलेट फर्स्ट 3 ओवरटोन तो वो होगी F2, F3 एंड F4 आएगी। तो ओवरटोन स्टूडेंट याद रखिएगा F2 से स्टार्ट होती है, और ये जो F1 है इसको आप लोग नाम देते हैं, इसका नाम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है एमसीक्यू के लिए। अगर हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो बाकी सारी की सारी हम इससे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टूडेंट आखिरी पॉइंट है F1 का फार्मूला हमें याद रखना है, बाकी जितना नंबर निकालना है उसके साथ वो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिएगा F1 की वैल्यू किसके बराबर है 1/2L। तो अगर आपसे कभी भी कहा जाए Fn का जनरल फार्मूला क्या आएगा, वो आएगा n × F1, और F1 का फार्मूला है 1/2L स्क्वायर रूट F/m के बराबर आएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग वो देखा होगा गिटार वगैरह उसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी है तो आप उसकी वायर के ऊपर हाथ रखते हैं या उसकी वायर को टाइट करते हैं। जब उसको वायर को टाइट करते हैं तो उसकी टेंशन चेंज होती है, टेंशन चेंज होगी तो फोर्स चेंज होगी, अगर फोर्स चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। इसी वजह से उसकी साउंड भी चेंज हो जाती है जैसे ही आप उसकी रस्सी को टाइट या ढीला कर देते हैं। तो ये पॉइंट होता है गिटार के अंदर भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गिटार की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसको एडजस्ट करके आप लोग
चेंज कर सकते हैं। ये स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक था। टॉपिक रिलेटेड था स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम, और उसके दोनों केसेस 1 बाय 1 पढ़ेंगे। एक है ओपन एट बोथ एंड, दूसरा है क्लोज एट वन एंड का। स्टूडेंट अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल FA Star. Subscribe, like and share with your friends. Thank you so much.